नमस्कार, राधे राधे। आप देख रहे हैं अपना चैनल वी टीचर्स एकेडमी। आप लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था, यूपी टेट प्रीवियस पेपर, वो लेकर हम आ गए हैं। तो आपको हम आज की वीडियो में 23 जनवरी 2021 को जो प्राथमिक स्तर 1 से 5 वाला पेपर हुआ था, उसके भाग 1 में जो बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ थी, उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें जो पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। जो कोहलर हैं वो निम्न में से किससे संबंधित हैं। ऑप्शन आ दे रखा है अप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी दे रखा है अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन सी दे रखा है व्यक्तित्व का सिद्धांत और ऑप्शन डी दे रखा है विकास का सिद्धांत। तो इसमें हम कोहलर साहब की बात की जाए तो ये अधिगम का सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर भी प्रयोग किया था। जो कोहलर साहब थे, इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, जिसका नाम क्या था, सुल्तान नाम था। क्या नाम था, सुल्तान। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लेना। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आ 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो मैकडूगल की बात की जाए तो इनके अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या हमारी 14 होती है। 14 मूल प्रवृत्तियों के संवेग 14 ही होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला हमारा भय होता है, दूसरा घृणा, तीसरा करुणा का दुख, चौथा आश्चर्य, पांचवा हमारा आत्मभिमान, भूख, कृत्यभाव, क्रोध, वात्सल, कामुकता, आत्मीयता, एकाकीपन, अधिकार भावना और आमोद। ये हमारी 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो आप लोग इन्हें याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसे शिक्षण हेतु किया जाता है। नंबर आ समझ, नंबर 3 समस्या समाधान, नंबर सी दे रखा है सृजनात्मकता और नंबर 4 हमारा अनुप्रयोग दे रखा है। तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग की बात की जाए तो ये हमारे सृजनात्मक के सुधार के लिए शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, किशोरों में सृजनात्मक क्षमता का विकास भी होता है। किशोरों में समाज सेवा की भावना प्रबल हो जाती है। किशोर इससे व्यक्ति का उपहार करना चाहता है, उसमें त्याग और बलिदान अथवा मित्र मंडली के लिए किशोर किशोरियों अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी सृजनात्मकता हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, मतलब किसने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो इसमें पहला ऑप्शन स्किनर, दूसरा कोहलर, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा हमारा पावलोव है। ठीक है, तो इसमें कुत्ते की बात की जाए तो कुत्ते पर जो प्रयोग किया था वो पावलोव ने किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है कि मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह निम्न में किसके घटक होते हैं। नंबर 1 बुद्धि, नंबर 2 अप्रेरणा, नंबर 3 व्यक्तित्व, नंबर 4 सृजनात्मकता। तो मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह की बात की जाए तो ये हमारे सृजनात्मक ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सृजनात्मक विभिन्न स्थितियों में साथ नवीन संबंध स्थापित करना अथवा स्थिति विशेष के प्रति नवीन दृष्टिकोण की अभिव्यक्त है। अगला प्रश्न है युत्सा क्या है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति है, चिंतन है, कल्पना है, संवेग है। तो युत्सा का अर्थ क्या है, लड़ना झगड़ना। क्या अर्थ है इसका, लड़ना झगड़ना। इस प्रवृत्ति का संबंध संवेद क्रोध से है। जो हमारी युत्सा है
इसका जो संबंध है किससे है? क्रोध से है। किससे? क्रोध। क्रोध क्या है हमारी? मूल प्रवृत्ति। क्या है? मूल प्रवृत्ति है, क्योंकि मूल प्रवृत्तियाँ कितनी बताई थी मैकडूगल ने? 14 बताई थी। तो ऑप्शन नंबर आ हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ऑप्शन अ आर्थिक तत्व, ऑप्शन ब वंशानुगत, ऑप्शन सी हमारा शारीरिक तत्व और अगला है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले इसमें जो कारक है हमारा, वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व है। क्योंकि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक सामाजिक परिवेशजन्य तत्व है। इसके अंतर्गत परिवार, समुदाय, प्राथमिक द्वितीयक समूह, समाज, राष्ट्र आदि तत्व आते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? पहला नियम मानसिक विकास से भिन्नता का नियम है। दूसरा कह रहा है कि मानव कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम है। तीसरा कह रहा है कि द्रुतगामी विकास का नियम है। और चौथा कह रहा है कि अनियमित विकास का नियम है। तो इसमें शारीरिक विकास का एक नियम की बात की जाए तो विकास उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा व्यक्ति क्षमता प्रकट होती है और नई क्षमताओं, गुणों, विशेषताओं के रूप में प्रकट होती है। शारीरिक विकास वह प्रक्रिया है जो मानव शैशवावस्था में शुरू होती है और किशोरावस्था के साथ साथ स्थूल और ठीक मोटर कौशल पर केंद्रित देर से किशोरावस्था में जारी रहती है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, द्रुतगामी विकास का नियम, ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला दे रखा है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान वर्तमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या निरंतर विकास का सिद्धांत। तो इसमें विकास के सिद्धांत की बात की जाए नहीं है, पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। इसमें जो समान वर्तमान है ये हमारा है, परस्पर भी है, निरंतर भी है। तो इसमें कौन सा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर आ हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया था? गैसेल ने दिया था, या डगलस और हॉलैंड ने दिया था, या मेरेडिथ ने या हरलॉक ने दिया था? तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये हमारा जो कथन था ये हरलॉक का था। किसका था? हरलॉक का था। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कह रहा है पूर्व अनुभव, क्या कह रहा है? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? जो संवेदना होती है इसको अर्थ देना है तो क्या कहलाएगा? कल्पना कहलाएगा, चिंतन कहलाएगा, स्मृति या प्रत्यक्षीकरण कहलाएगा। ठीक है। संवेदना की भांति ही प्रत्यक्षीकरण भी एक मानसिक प्रक्रिया है। संवेदना शुद्ध इंद्रिय जन्म ज्ञान है। संवेदना से किसी वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। धीरे धीरे बालक संवेदना से प्राप्त अनुभवों के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण करने लगता है। तो इसमें जो हमारा अर्थ प्रदान करता है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है प्रत्यक्षीकरण, ये हमारा सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन है हमारा कोहलर ने। दूसरा हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कोहलर, दूसरा ऑप्शन है हमारा गेस्टाल्ट और थॉर्नडाइक और पावलोव। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन की बात की जाए तो ये थॉर्नडाइक साहब ने यह सिद्धांत दिया था। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है। जो एवरेज वाले बच्चे होते हैं उनका बुद्धि लब्धि कितना होता है? तो अगर एवरेज वाले बालकों की बात की जाए तो इनका जो बुद्धि लब्धि होता है वो 90 से 110 होता है। तो इसमें 90 से 110 नहीं है, तो आप इसमें 90 से 109 वाला
टिक कर सकते हैं। ये हमारी औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्ध होता है। देखो 140 से 200 तक प्रतिभाशाली बालक होता है, 120 से 140 तक प्रखर बुद्धि वाला बालक होता है, 110 से कहाँ से 110 से लेकर 120 तक ये हमारा उत्कृष्ट बुद्धि वाला बालक रहेगा। अगला दिया है हमारा 90 से 110, 90 से 110 जो हमारा पूछ रहा है औसत बुद्धि वाला बालक रहेगा, सामान्य बुद्धि वाला रहेगा। 80 से 90 की बात की जाए, 80 से 90 की बात की जाए जो हमारा डी दे रखा है वो मध्य बुद्धि वाला रहेगा। 70 से 80 की बात की जाए, 70 से 80 की बात की जाए तो ये हमारा निर्बल बुद्धि वाला रहेगा। और जो हमारा 50 70 से 80 है निर्बल बुद्धि हो गया। और ये हमारा 50 से 60 दे रखा है, 50 से 60 दे रखा है, ये हमारा मूर्ख रहेगा। 25 से 50 के बीच में, कहाँ से 25 से 50 के बीच में ये मूढ़ बुद्धि वाला रहेगा। और लास्ट हमारा 25 से नीचे रह गया वो जड़ बुद्धि रहेगा। तो सामान्य बालक की बात की जाए तो इसका बुद्धि लब्धि स्तर होता है वो हमारा 90 से 110 तक होता है, जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है आपको याद कर लेना 140 से 200 वाला प्रतिभाशाली, 120 से प्रखर बुद्धि, 110 उत्कृष्ट, 90 से 110 सामान्य बुद्धि, 80 से 90 मंद बुद्धि, 70 से 80 निर्बल बुद्धि, 50 से 60 मूर्ख, 25 से 50 जड़ मूढ़ और 25 से नीचे हमारा जड़ बुद्धि वाला रहेगा। तो आप लोग इसे नोट कर लेना और याद कर लेना। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है निम्न में कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। जो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि होती है इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन ए दे रखा है हमारा कैटल, स्किनर और सी बर्नन और चौथा हमारा थॉर्नडाइक दिया हुआ है। तो इस सिद्धांत की बात की जाए, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे हमारे कैटल। कौन थे? कैटेल। जो ऑप्शन नंबर हमारा आ है वो सही हो जाएगा। पंद्रहवां प्रश्न है हमारा, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर आ हमारा हल, दूसरा स्किनर, हैगार्टी या थॉर्नडाइक। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत की बात की जाए तो इसमें हमारे मनोवैज्ञानिक थे B.F. स्किनर। कौन थे? B.S. स्किनर थे। यह सिद्धांत पावलाव के प्रतिक्रिया सिद्धांत से पर्याप्त भिन्न है, जहाँ पर पावलाव ने सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाले की भूमिका लगभग निष्क्रिय और गौण रहती थी, वहीं क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सीखने वाले कोई भूमिका सक्रिय और महत्वपूर्ण होती है। तो ये हमारा जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत था किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट किसका होता है? परीक्षण निर्माण का होता है, या परीक्षण अंकन का होता है, या परीक्षण प्रशासन का होता है, या परीक्षण वैधता का होता है। तो एक बार जब शिक्षक या परीक्षण निर्माता उन विशेषताओं से अवगत हो जाता है जो एक अच्छी परीक्षा में होनी चाहिए, तो वह एक परीक्षा का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ता है। अर्थात इसमें किसका हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर हमारा पहला है परीक्षण निर्माण, ये हमारा सही हो जाएगा। क्या करता है? ब्लूप्रिंट एक खाका तैयार किया जाता है, क्योंकि परीक्षण निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में किसने दी थी। जो विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था है, क्योंकि हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं, संवेदीय पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के बीच में होती है। कहाँ से होती है? 2 से 7 के बीच में होती है। और ये किसने दिया था? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है ब्रूनर, ऑप्शन बी दे रखा है स्किनर, ऑप्शन सी कोहलर और नंबर 4 पियाजे। तो इसमें 4 नाम दे रखे हैं हमको। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है जीन पियाजे,
ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा कि विकास की पूर्व संक्रियावस्था किसने दी थी, तो जीन पियाजे ने दी थी। 18वां प्रश्न है हमारा कि MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है, अर्थात इसमें से किसको मापा जा सकता है जो MPPI परीक्षण होता है। तो ऑप्शन A दे रखा है व्यक्तित्व, ऑप्शन B सृजनात्मकता, ऑप्शन C संप्राप्ति और चौथा दे रखा है बुद्धि। तो MPPI इसका मतलब है मिनेसोटा बहुभाषी व्यक्तित्व परीक्षण, सबसे आम व्यक्तित्व सूची है। यह विशेष रूप से परीक्षण करती है। MMPI में असमान व्यवहार स्वरूप में 567 कथन होते हैं, जैसे मुझे विश्वास के मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। कथनों के उत्तर सत्य असत्य कह नहीं सकते, में होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें व्यक्तित्व को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक परीक्षण है। तो ऑप्शन नंबर हमारा A है पहला, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। सी अधिगम हेतु होता है सीखना, क्या होता है सीखना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अवप्रेरणा, दूसरा निर्देशन, तीसरा परिपक्वता और चौथा हमारा रुचि दे रखा है। तो इसमें क्या है हमारा अधिगम के लिए प्रोत्साहित होना, अधिकाधिक ज्ञानार्जन हेतु, अनुशासन विकसित करने हेतु, मार्गदर्शन हेतु, सामाजिकता चारित्रिक गुणों हेतु, व्यवहार में वांछित परिवर्तन हेतु, उच्च आकांक्षा हेतु। तो जो हमारा अधिगम है वो ऑप्शन नंबर A हमारा अवप्रेरणा सही हो जाएगा। तो अधिगम हेतु निम्न क्या सर्वाधिक आवश्यक है, तो अवप्रेरणा हमारा सर्वाधिक होना चाहिए। 20वां प्रश्न है हमारा कि शैशव काल का समय क्या होता है। ऑप्शन है 12 से 18 वर्ष, 15 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक या जन्म से 2 वर्ष तक। तो जो उपयुक्त प्रश्न आयोग द्वारा शैशव काल का समय जन्म से 2 वर्ष तक का माना गया है। जो शैशव काल है जन्म से 2 वर्ष तक होता है। जिन विद्वानों ने शैशव काल का समय जन्म से 2 वर्ष माना है, कालसनिक ने शैशवावस्था, जो कालसनिक वैज्ञानिक हैं विद्वान हैं, उन्होंने शैशवावस्था 0 से 4 सप्ताह शैशवावस्था, 1 से 15 माह आरंभिक शैशव और 15 से 30 माह तक उत्तर शैशव माना है। हरलॉक ने भी बोला था कि यह जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलता है, 2 सप्ताह बाद बालपन आरंभ हो जाता है तो 2 वर्ष तक रहता है। भारतीय हिंदू ग्रंथों के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की आयु तक होती है। और एक है हमारे डॉक्टर हनीश जोन्स, इन्होंने बोला था शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है। समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवर मनुष्यों से श्रेष्ठ है, जो जीव जंतु हैं उसमें मनुष्य श्रेष्ठ है, या यह एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। तो कोहलर द्वारा सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन वन मानसों पर अनेक प्रयोगों के परिणामों के आधार पर किया गया है। उसके सिद्धांत का मुख्य तत्व सूझ है, अतः सूझ का अर्थ समझना आवश्यक है। जब किसी समस्या का निराकरण करते समय अचानक ही कोई हल दिमाग में आता है तब प्रत्यक्षीकरण में तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन सूझ कहलाता है। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा आ है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी। जो पाठ्य योजना होती है उसमें पंचपद प्रणाली किसने प्रतिपादित की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा दे रखा है जॉन डेवी, ब्लूम, किलपैट्रिक और हर्बर्ट। इसमें 4 नाम दे रखे हैं। तो चारों में से जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है हर्बर्ट, कौन सा हर्बर्ट सही हो जाएगा, क्योंकि हर्बर्ट महोदय द्वारा प्रस्तुत पाठ्य योजना को शिक्षण इतिहास की प्राचीन विधियों में से एक माना जाता है। इस विधि के जनक शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट थे। कौन थे, हर्बर्ट ही थे जिन्होंने पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर क्रेसमर दे रखा है, दूसरा हमारा स्पेंजर दे रखा है, चौथा कैनन और अगला जुंग दे रखा है। ठीक है, वैसे ग्रंथियों की बात की जाए तो हमारी 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। पहली होती है वाहिनी, कौन सी होती है
वाहिनी और दूसरी होती है हमारी नलिक विहीन। कौन सी? नलिक विहीन। ठीक है, 2 ग्रंथियाँ होती हैं। तो जो ऑप्शन नंबर इसमें हमारे दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा कैनन सही हो जाएगा। कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। ग्रंथियाँ आपको 2 प्रकार की बता दी गई हैं, वाहिनी ग्रंथियाँ और नलिक विहीन ग्रंथियाँ। अगला प्रश्न है 24वां कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? कॉल एवं ब्रूस ने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था, या डीहान ने कहा था, या हमारा ड्रेबहल ने कहा था? तो सृजनात्मक मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता का विकास प्रत्येक अवस्था में होता है। शैशवावस्था में सृजनात्मकता का विकास क्या है? कल्पना की सजीवता है, अनुकरण द्वारा सीखना है, क्रिया द्वारा सीखना है। तो ये सब किसने बोला था? जो हमारे क्रो एंड क्रो हैं, इन्होंने बोला था कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप होता है, या व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप होता है, या अनुकरण एवं प्रबंधन के फलस्वरूप होता है, या परिपक्वता के फलस्वरूप होता है? तो इसमें जो भाषा का विकास होता है, भाषा जिससे सार्वभौमिक मानव उपलब्धियों में सबसे भयानक माना जाता है, बाल्यावस्था में असाधारण गति के साथ विकसित होती है। तो B.F. स्किनर का मानना था कि बच्चे क्रिया प्रसूत अनुबंधन के माध्यम से भाषा सीखते हैं। भाषा अनुकरण और पुनर्वलन के माध्यम से सीखी जाती है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण एवं प्रवणन के फलस्वरूप भाषा का विकास होता है, हमारा सही हो जाएगा। अगला है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने विघटित किया था? ये आपको पहले ही बता दिया है, बस क्वेश्चन पलट गया है, बाकी आपका क्वेश्चन कुछ नहीं है। मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं हमारी? मूल प्रवृत्तियाँ हमारी कितनी होती हैं, बताएगा कोई? चलो, हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं 14। कितनी होती हैं? 14 हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। ठीक है, और ये किसने दिया था? तो मैकडूगल साहब ने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में 14 प्रकार से आपको देखो लिखा हुआ है। 14 प्रकार से आपको बताया भी गया था कौन कौन सी होती हैं। भय, घृणा, करुणा का दुख, आश्चर्य, आत्माभिमान, भूख, कृत्यभाव, क्रोध, वात्सल्य, कामुकता, आत्मीयता, एकाकीपन, अधिकार भावना और आमोद। ये 14 हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो ये हमारा मैकडूगल साहब ने दिया था। अगला है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह किसने कहा था? ऑप्शन ए डम्बल ने कहा था, ऑप्शन बी मैकडूगल ने कहा था, ऑप्शन सी मन ने कहा था, या ऑप्शन डी रॉस ने कहा था। तो इसमें बात की जाए किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रीकरण अवधान है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 8 डम्बल साहब ने कहा था। इन्होंने कहा था किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मन को एकाग्र कर उस क्रिया को संपन्न करने की क्रिया को अवधान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो का, वुडवर्थ का, या गाल्टन का, या रॉस का? किसका जुड़ा हुआ है? तो सुजन शास्त्र के पिता की बात की जाए तो इनका मत क्या था कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। ठीक है, तो जो सुजनन शास्त्र के पिता थे वो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है गाल्टन। क्या है? गाल्टन। तो सुजनन शास्त्र के पिता इन्हीं को माना जाता है। 29वां, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों में हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा थे, उन्होंने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, या चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्लाह परीक्षण, या साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण? ठीक है, इसमें 4 दे रखे हैं। तो 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया था।
यह परीक्षण हिंदी, उर्दू एवं अंग्रेजी में था। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस.एन. जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। वो निर्माण किया था इन्होंने 1963 ईस्वी में किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही हो जाएगा। पहले भाग का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। चलो, किसने किया था और कब किया था, क्वेश्चन ये भी है। चलो, तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था बताइए। देखो, बुद्धि के दो कारक हैं अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्य में दो प्रकार के मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता होती है। तो इसमें एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी ही अधिक पाई जाती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि थॉर्नडाइक है या स्टर्न है या वर्नन है या स्पीयरमैन है। तो 1904 ईस्वी में, कितने में, 1904 ईस्वी में जो अंग्रेज मनोवैज्ञानिक थे स्पीयरमैन, इन्होंने हमारा द्विकारक बुद्धि सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो आज थे हमारे ये 30 प्रश्न, भाग 1 के थे। अगले भाग से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।